भारत की आज़ादी की लड़ाई। इसमें एक सवाल आज भी गूंजता है। क्या एक धार्मिक मुद्दे को देश की आज़ादी के आंदोलन से जोड़ना सही था, या फिर ये एक बहुत बड़ी भूल थी? देखिए, यही वो एक सवाल था जिसने 1920 के दशक में पूरे देश में एक तरह की कह सकते हैं कि आग लगा दी थी। और सच तो ये है कि इसकी तपिश आज भी महसूस की जाती है। तो इस पूरी बहस को समझने के लिए हमें पहले उस दौर में चलना होगा और उन दो बड़े आंदोलनों को देखना होगा जो पहले विश्व युद्ध के ठीक बाद एक तूफान की तरह उठे थे। इनमें से पहला था खिलाफत आंदोलन। अब ये कोई आम राजनीतिक मुद्दा नहीं था, नहीं, ये भारत के मुस्लिम समुदाय के लिए एक बहुत ही गहरा भावनात्मक और धार्मिक मामला था। सोचिए, ये एक ऐसे नेता से जुड़ा था जो भारत की सरहदों से बहुत दूर तुर्की में थे। और दूसरी तरफ था असहयोग आंदोलन। ये बिल्कुल अलग था। ये देश की आज़ादी के लिए एक राजनैतिक आंदोलन था, और इसका सबसे बड़ा हथियार वो था बड़े पैमाने पर अहिंसक सविनय अवज्ञा। मतलब बिना कोई हथियार उठाए पूरी ब्रिटिश हुकूमत को झुका देने की एक जबरदस्त योजना। और यहीं पर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। गांधी जी ने एक ऐसा दाव खेला, एक ऐसा कदम उठाया जो भारतीय इतिहास की दिशा ही बदल सकता था। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि इन दोनों बिल्कुल अलग अलग आंदोलनों को एक साथ मिला दिया जाए। और बस इस एक फैसले ने मानो भारतीय राजनीति में भूचाल ला दिया। उस वक्त के बड़े बड़े नेता दो खेमों में बट गए। एक तरफ वो थे जो कहते थे कि ये एक ऐतिहासिक मौका है, और दूसरी तरफ वो जिन्हें लगता था कि ये देश को बर्बादी की ओर ले जाएगा। गांधी जी का मानना था कि एक ही दुश्मन यानी अंग्रेजों के खिलाफ हिंदू और मुसलमानों को एक साथ लाने का ये एक ऐसा सुनहरा मौका है जो शायद 1000 साल में एक बार आता है। इसे किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन जाहिर है हर कोई इस बात से सहमत नहीं था। बहुत सी मजबूत आवाजें इसके खिलाफ थीं। मोहम्मद अली जिन्ना ने चेतावनी दी कि इससे मुसलमान कट्टरपंथियों के चंगुल में फंस जाएंगे। तो वहीं मदन मोहन मालवीय का साफ कहना था कि ये तो एक मुस्लिम मुद्दा है, हिंदुओं का इससे क्या लेना देना। सीआर दास और मोतीलाल नेहरू जैसे नेता तो लड़ाई का तरीका ही अलग मानते थे। उनका कहना था कि काउंसिल का बहिष्कार क्यों करें, काउंसिल में घुसकर अंग्रेजों से लड़ो। एनी बेसेंट को तो ये पूरा आंदोलन ही गैर जरूरी लगा। इतने विरोध के बावजूद गांधी जी अपने फैसले पर अड़े रहे, और इस तरह एक मिले जुले आंदोलन का जन्म हुआ। और इसका एक पूरा कार्यक्रम, एक पूरा प्लान पूरे देश के लिए तैयार किया गया। इस आंदोलन की रणनीति को समझने के लिए इसे दो हिस्सों में बांटकर देख सकते हैं। पहला था रचनात्मक कार्यक्रम, यानी कुछ अच्छा बनाना, आत्मनिर्भरता की नींव रखना। और दूसरा था बहिष्कार कार्यक्रम, यानी अंग्रेजी शासन की हर चीज को नकारना, प्रशासन को एक तरह से पंगु बना देना। अब ये रचनात्मक कार्यक्रम क्या था? इसका मतलब था चरखे को बढ़ावा देना ताकि हम आर्थिक रूप से आज़ाद हों, अपने राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेज खोलना, झगड़ों को निपटाने के लिए अपनी पंचायतें बनाना, और सबसे ज़रूरी हिंदू मुस्लिम एकता और छुआछूत को ख़त्म करने के लिए काम करना। मतलब अंग्रेज़ों के सिस्टम के समानांतर अपना खुद का एक मजबूत सिस्टम खड़ा करना। और बहिष्कार कार्यक्रम का निशाना सीधा अंग्रेज़ी हुकूमत थी। विदेशी सामान, खासकर कपड़ों का बहिष्कार करो, सरकारी स्कूल, कॉलेज, अदालतों का बहिष्कार करो, अंग्रेजों से मिली उपाधियां और सम्मान लौटा दो, उनके किसी भी सरकारी समारोह में मत जाओ। सीधा सीधा संदेश था, हमें आपका शासन मंजूर नहीं। और इसका असर जबरदस्त हुआ। पूरे देश में एक अभूतपूर्व लहर दौड़ गई। छात्रों ने कॉलेज छोड़ दिए, बड़े बड़े वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी, और लाखों करोड़ों आम लोग सड़कों पर उतर आए। एक वक्त के लिए तो ऐसा लगा कि बस आज़ादी दरवाजे पर खड़ी है। लोगों के मन से अंग्रेजी हुकूमत का खौफ खत्म हो गया था। लेकिन इस बड़ी कामयाबी के बीच दरारें भी दिखने लगी थी। खास तौर पर 1921 में मालाबार में हुए मोपला विद्रोह में। वहां किसानों और जमींदारों का एक झगड़ा देखते ही देखते हिंसक हो गया, और उसने एक सांप्रदायिक रंग ले लिया। ये एक साफ चेतावनी थी कि हालात कितने नाजुक हैं। आंदोलन अपने चरम पर था, और तभी एक दूर दराज के छोटे से गांव चौरी चौरा में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे आंदोलन का रुख ही पलट कर रख दिया। जरा देखिए कि ये सब कितनी तेजी से हुआ। 1 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में पुलिस ने कुछ स्थानीय नेताओं को पीटा।
इसके विरोध में 4 फरवरी को एक बड़ी भीड़ पुलिस स्टेशन पहुंच गई। देखते ही देखते ये विरोध हिंसक हो गया और गुस्साई भीड़ ने पुलिस स्टेशन में ही आग लगा दी। जब 22 पुलिस वालों की मौत की खबर गांधी जी तक पहुंची तो उन्होंने 12 फरवरी को पूरे देश में चल रहे असहयोग आंदोलन को वापस लेने का ऐलान कर दिया। गांधी जी का ये फैसला ज्यादातर नेताओं के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। सुभाष चंद्र बोस ने तो इसे राष्ट्रीय आपदा कह दिया। मोतीलाल नेहरू ने सवाल उठाया कि एक गांव की गलती की सजा पूरे देश को क्यों दी जा रही है। कई युवा राष्ट्रवादी नेताओं को लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है, वो पूरी तरह से हताश हो गए। तो सवाल फिर वही है, क्या आंदोलन को वापस लेना एक बहुत बड़ी भूल थी या फिर इसके पीछे भी गांधी जी की कोई गहरी रणनीति छिपी हुई थी? देखिए, इस आंदोलन का मूल्यांकन इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसे किस नजरिए से देखते हैं। अगर हम फौरी नतीजों को देखें तो हाँ, ये एक तरह से विफलता थी। 1 साल में स्वराज का वादा पूरा नहीं हुआ। आंदोलन खत्म होने पर चारों तरफ भ्रम और निराशा थी। और कुछ लोगों का मानना है कि इसने लंबे समय में हिंदू मुस्लिम रिश्तों को और खराब कर दिया। लेकिन अगर हम इसके दूरगामी असर को देखें तो कहानी बिल्कुल अलग नजर आती है। इसने आम जनता के मन से अंग्रेजों का डर निकाल दिया। इसने पूरे देश को स्वदेशी और बहिष्कार जैसे हथियार चलाना सिखाया। और सबसे बड़ी बात, इसने लाखों आम लोगों, खासकर महिलाओं को पहली बार राजनीति के मैदान में लाकर खड़ा कर दिया। गांधी जी ने खुद इस फैसले का बचाव किया। उन्होंने कहा कि यह हार नहीं बल्कि एक रणनीतिक वापसी है। उनकी रणनीति थी संघर्ष विराम संघर्ष, मतलब एक बड़ा आंदोलन करो, फिर रुको, अपनी ताकत को फिर से इकट्ठा करो और फिर एक और उससे भी बड़े संघर्ष के लिए तैयार हो जाओ। क्योंकि कोई भी जन आंदोलन हमेशा अपने चरम पर नहीं रह सकता। तो इस नजरिए से देखें तो आंदोलन का असली मकसद हासिल हो चुका था। लोगों ने अपने मन के डर पर जीत हासिल कर ली थी और अपने दिलों में आज़ादी पा ली थी। ये एक मनोवैज्ञानिक जीत थी। और इसका एक और बहुत बड़ा नतीजा ये हुआ कि इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को हमेशा के लिए बदल दिया। जो कांग्रेस पहले कुछ पढ़े लिखे संभ्रांत लोगों का एक क्लब मानी जाती थी, वो अब एक जन संगठन बन गई। असल में इसी आंदोलन ने भविष्य के सभी बड़े आंदोलनों जैसे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए एक मजबूत जमीन तैयार की। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा रहता है, 1947 में हुए भारत के विभाजन को देखते हुए क्या धर्म और राजनीति को मिलाने के गांधी जी के उस दांव को आज की नज़र से आंकना सही है? ये इतिहास के उन बड़े सवालों में से एक है जिसका जवाब शायद आज भी ढूंढा जा रहा है।